आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है एक समय घर पे रह के आप लोग पहले से ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, ये मुझे विश्वास है। एक नए कक्षा में जाने की जो खुशी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इस खुशी को हमेशा बनाए रखना है। इसी क्रम में हम आप लोगों को, अभी विद्यालय नहीं चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं और हमारा टाइम लॉस नहीं हुआ है, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। इसके तहत आज मैं आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से पहला चैप्टर पढ़ा के दे रहा हूँ, आप लोग इसे समझिए। तो ये पहला चैप्टर है सेल, जिसके बारे में पहले आप लोग परिचित हो चुके होंगे। तो आइए देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल का जैसा कि बताया जा चुका है, कोई स्पेसिफिक हर जगह जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वहाँ वैसे सेल अपने आप को डेवलप करते हैं वैसे। तो सेल का ये एक ट्रांसवर्सल कट लिया गया है, इसके थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये सेल जो है, इसकी आउटर बाउंड्री, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद यह जो बिल्कुल बीचों बीच होता है, यह होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर ये जो घेरा, अभी न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताएंगे, अभी जो देखा जा रहा है यह है जो लिक्विड टाइप हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, यह है साइटोप्लाज्म। यह है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। यह एक लिक्विड होता है जो ये सभी जो भी देख रहे हैं ऑर्गेनल्स, इसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये ऑर्गेनल सभी को होल्ड किए रहता है, होल्ड मतलब बांधे रखता है एक तरह से, और इन लोगों को एक फ्लूइड माध्यम प्रदान करता है जिससे यह जीवित रह सके। तो ये साइटोप्लाज्म हो गया। यह जो आप लोग को इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम फूड स्टोरेज ऑफ द सेल कहा जाता है, या फिर एक तरह से किचन कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे फूड जो है ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है। जब ऑक्सीजन आता है इसको ऑक्सीडाइज करता है और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो हम हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम दौड़ते, खेलते, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी एनर्जी की बदौलत करते हैं। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे किचन क्या कह सकते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके बाद यह जो होता है यह लाइसोसोम्स होता है। इसके पहले अगर ये बताऊं, उसके पहले आप सेंट्रल में आइए, इसको देखिए, ये होता है न्यूक्लियस। किसी भी सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग, इसके बिना सेल जीवित नहीं रह सकता। तो न्यूक्लियस ये होता है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो आप डॉटेड देख रहे हैं, ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है या जीवन द्रव्य होता है। इसके बाहर ये जो देख रहे हैं यह है क्रोमेटिन। एक्चुअली में यह जो क्रोमेटिन है क्रोमेटोड से बना होता है, यानी यह एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है प्लस डीएनए का। क्रोमेटिन यह प्रोटीन प्लस डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटिन से जो है हमारे गुण, जैसे हमारे पिता से हमारे में जो गुण आए हैं वो क्रोमेटिन के माध्यम से ही आए हैं। तो क्रोमेटिन प्रोटीन प्लस डीएनए का बना होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के रूप में यह क्रोमेटिन बना होता है। और डीएनए का जो वर्किंग पार्ट है उसको कहते हैं हम जीन्स, यानी कहते हैं कि हमारा जीन्स जो है उनसे मिलता है, यानी कि
इसके गुण जो है, जैसे मान लीजिए कि ईंट वगैरह से यह घर बनाया गया है, तो ये समझ लीजिए कि यह ईंट है, उसको दो चीजों से मिला के, यह जो है एक इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए इन दोनों का यूज किया गया है, और इन दोनों के यूज में जो ये डीएनए है, डीएनए का कुछ पार्ट जो वर्किंग होता है यानी कार्य करता है, उसके थ्रू ये जीन्स, जो उसको जीन्स कहा जाता है, और ये इसके सारे गुण इसी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी कि एक प्राणी से दूसरे प्राणी, एक जगह से दूसरी जगह का मतलब एक। तो ये हो गया क्रोमेटिन। इसके बाहर ये जो देख रहे हैं ये एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज जाना है और क्या अंदर से बाहर आना है ये डिसाइड करते हैं, न्यूक्लियस एनवेलप। उसके बाहर ये जो देख रहे हैं ये, इसके बाहर ये वाली चीज जो खुरदरी आपको नजर आती है, जिसपे ये डॉटेड लाइंस होते हैं, यह होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह प्रोटीन से भरपूर होता है। एक्चुअली इस पे ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, यह जो है प्रोटीन का ऊपर से लेयर है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर RER बोलते हैं। इसी प्रकार का एक और रेटिकुलम होता है जो स्मूथ, जिसके ऊपर प्रोटीन नहीं रहता है, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यह जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह सेल ऑर्गेनल्स को कई जहां भी जरूरत पड़ती है वहां उसको प्रोटीन सप्लाई करता है, इवन यहाँ भी करता है। इसके बाद रेटिकुलम से यह जो है ये सेल मेम्ब्रेन का निर्माण भी होता है लिपिड के साथ मिलकर, यानी कि यह जो प्रोटीन होता है यह बहुत सारे कार्यों में भाग लेता है। इसके बाद होता है गोल्जाई बॉडी। ये कैमिलो गोल्जाई नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिराइव किया था, इसलिए इसे गोल्जाई बॉडी कहते हैं। इसमें भी फैट्स और इस प्रकार के प्रोटीन का बहुत सारा भंडारण होता है, और यह जो है इसको प्रोटीन के सिंथेसाइज में भी मदद करता है। इसके बाद यह जो होता है लाइसोसोम्स। अब यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, यह जो गोल्जाई बॉडी है प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। यह जो है लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स जो है इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पुराने पड़ गए ऑर्गेनल्स कोई भी हैं, इसको ये अपने अंदर निगल लेता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे, ये फोल्डेड फॉर्म में होता है और इसके अंदर बहुत सारे एरिया होता है, ये अपने अंदर जो है इन सबको निगल लेता है जो खराब हो गए होते हैं, या बाहर से कोई खराब चीज आती है उसको भी निगल लेता है। या तो ये इसको बाहर कर देता है, अपने अंदर जो चीजें लिया रहता है, और नहीं होता है तो उसको जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर देता है जो किसी काम लायक नहीं रहता है। या तो ये खुद स्टोर करके फट भी जाता है, इसलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ द बॉडी बोलते हैं। इस प्रकार यह जो है एनिमल सेल के बारे में आप लोग समझ पाए। इसके बाद अब एनिमल सेल के बारे में यहाँ से यह जो राइबोसोम, दो प्रकार राइबोसोम जो है यह प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। यहाँ पे क्रोमेटिन है, न्यूक्लिक एसिड है। अब ऐसे सेल जो बिना न्यूक्लियस की बाउंड्री के होते हैं, यानी केवल न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यह न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे सेल जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल बोले जाते हैं। और जिस सेल का न्यूक्लियस डिफाइंड होता है यानी अच्छे से होता है, बना होता है, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, जिससे हम लोग का शरीर यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ होता है। और वायरस, बैक्टीरिया, कई सारे ऐसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल।
एनिमल सेल और प्लांट सेल में दो तीन अंतर है। बेसिकली अंतर क्या है? प्लांट सेल जो है इसकी आउटर बाउंड्री को सेल वॉल बोलते हैं, क्योंकि यह बहुत हार्ड होता है। क्योंकि पेड़ पौधों में हार्ड कवरिंग जरूरी होती है, उसको मोटाई और उसको रिजिडिटी देने के लिए। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, ये सब एनवेलप सब कुछ वैसा ही होता है। इसमें अंतर एक और होता है कि इसमें ये, जैसे इसमें वैक्यूल छोटे छोटे पाए जाते हैं, लेकिन इसमें वैक्यूल जो है बहुत बड़ा बड़ा पाया जाता है। बड़ा वैक्यूल यह भी इसको बहुत ज्यादा रिजिडिटी देता है। रिजिडिटी मतलब दृढ़ता, सुदृढ़ता, जिससे कि वो स्ट्रांग हो सके, इसलिए यह वैक्यूल पाया जाता है। इसके बाद इसमें अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये कवरिंग बनी होती है। तीसरा जो चीज पाया जाता है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, वो होता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड्स वो होता है जो पेड़ पौधों या पत्तियों में उसको कलर प्रदान करता है, नहीं तो कलर नहीं प्रदान करता है, और नहीं तो हरा कलर प्रदान करता है। तो जो हरा कलर प्रदान करता है उस प्लास्टिड्स का नाम है क्लोरोप्लास्ट। जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट के कारण होता है, जिससे वो हरी रंग की होती है। उस इवन जो पत्तियां हल्की पीली भी पाई जाती है उसमें भी क्लोरोप्लास्ट थोड़ा थोड़ा होता है, और कई पेड़ पौधों में उसके स्टेम में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी तने में भी होता है, और वहीं से फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद जैसे जिस फूलों में कलर होता है, रंग बिरंगे कलर के होते हैं वो सब फूल, ऐसे प्लास्टिड्स को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और जिसमें कलर नहीं होता है, कभी कभी ऐसे पौधे मिलते हैं जो कलरलेस लगते हैं या व्हाइट कलर के होते हैं, उसमें जो प्लास्टिड्स पाया जाता है उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो इस प्रकार एनिमल सेल और प्लांट सेल में तीन अंतर हुए कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं। प्लांट सेल के ये जो वैक्यूल होते हैं, यानी रिक्तिका उसे हिंदी में कहते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, जिससे कि इसको रिजिडिटी मिलती रहे। और इसमें प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ये तीनों चीज एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। बाकी की चीजें साइटोप्लाज्म से लेकर न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, एनवेलप सब कुछ वैसे ही होते हैं जो एनिमल सेल में।